हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 19 अप्रैल और 19 अप्रैल संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अमन सहरावत ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई है? तो देखिए, भारत का जो कि अमन सहरावत हैं कुश्ती प्रतियोगिता में अभी इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है और यह 57 किलोग्राम में इन्होंने यह पदक जीता है। 36 एडिशन है इसका अभी जो कि खेला जा रहा है और ये खेला जा रहा है अस्ताना जो कि कजाकिस्तान में स्थित है। इसके साथ में ही इसको एशियाई कुश्ती महासंघ जो कि इसको कंडक्ट करवाती है इसके साथ में ही ऑप्शंस की तरफ भी देखते हैं। उससे पहले इसको शुरुआत में 1979 में पुरुषों का जो टूर्नामेंट था उसको स्टार्ट किया गया था। महिलाओं के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो महिलाओं का किया गया था 1996 में महिलाओं को स्टार्ट किया गया था। अब ऑप्शंस की बारी, तो ऑप्शंस में देखेंगे तेहरान ईरान, पहली बार चैंपियन बना था इसका जो कि ईरान है। इसके बाद में उलान बातर मंगोलिया 2022 में इसका आयोजन हुआ था मंगोलिया में और इसका यहाँ पर 35th एडिशन था। ये ऑप्शंस अलग है। नई दिल्ली भारत, और नई दिल्ली भारत में अभी महिलाओं की जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी वह यहाँ पर हुई थी नई दिल्ली में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और अभी अमन सहरावत ने पहला जो कि स्वर्ण पदक जीत लिया है। मंगोलिया में जो 22 में हुए थे उसमें 17 पदक जीते थे भारतीय टीम ने और इसमें भारत की टीम रही थी 5वें नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है। इससे पहले तो चीन था, लेकिन अभी जो रिसेंटली बना है वो है अमेरिका। अमेरिका और भारत के बीच में अभी जो कि सेवा वगैरह है या फिर किसी भी सामान वगैरह की आयात निर्यात होता है तो उसके साथ में अभी अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है। और इसी के साथ में जो कि इनका अभी व्यापार वगैरह हुआ है वो हुआ है 128.55 अरब डॉलर के समथिंग इनका अभी व्यापार हुआ है यहाँ पर। और इस प्रकार से अमेरिका फर्स्ट देश बन गया है। सेकंड नंबर पर है चीन। चीन के साथ में भारत का जो कि व्यापार रहा है वो है 113.83 अरब डॉलर। और थर्ड नंबर पर रहा है इसमें संयुक्त राज्य जो कि संयुक्त अरब अमीरात थर्ड नंबर पर रहा है। अभी इसके एक चीज़ और देखेंगे कि निर्यात की तरफ से आयात और निर्यात में है तो निर्यात में अभी सेकंड नंबर जो कि फर्स्ट नंबर तो अमेरिका का ही रहेगा, लेकिन सेकंड नंबर पर इसमें आ जाएगा सेकंड नंबर पर UAE और चीन को पीछे छोड़ते हुए नीदरलैंड इसमें थर्ड नंबर पर रहा है। तो नीदरलैंड इसमें थर्ड नंबर पर क्यों रहा है? क्योंकि जो कि समुद्री मार्गों के जरिए जो कि पेट्रोलियम वगैरह का आयात होता है तो उसको लेकर नीदरलैंड यहाँ पर थर्ड नंबर पर रहा है। एंड फोर्थ नंबर से वापस से चीन आ जाएगा। तो इस प्रकार से निर्यात के क्षेत्र में USA, UAE, नीदरलैंड और चीन है। एंड इसके साथ में ही जो आयात और निर्यात रहा है व्यापारिक भागीदार देश रहे हैं उसमें अमेरिका सबसे फर्स्ट देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश कौन सा बना है? तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा जो नार्को स्टेट देश है वो बना है सीरिया। तो इसे नार्को स्टेट देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नशे पर ही आधारित है। नशे का मतलब नशे का आयात नशे का निर्यात करता है, उसके साथ में ही जिसकी अर्थव्यवस्था भी नशे के आधार पर चलती है। और अधिकतर जो कि 90% इनकी जो कमाई है वह जो कि नार्को वगैरह है, कैप्टागन इसकी टैबलेट वगैरह है उसके आधार पर यहाँ पर इसकी कमाई का हिस्सा है। कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट लिए हमने, तो इंपॉर्टेंट्स पॉइंट में है कैप्टागन एक टैबलेट है जो एम्फेटामिन और कैफीन से बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दवा के आयात निर्यात और सेवन पर प्रतिबंध लगा रखा है। एक जर्मन कंपनी ने 1961 में इस दवा को अटेंशन डेफिसिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, नार्कोलेप्सी और डिप्रेशन से निपटने के लिए इसे बताया था। और यह जो कि इसे गरीबों का कोक भी कहा जाता है, कैप्टागन जो कि टैबलेट है इसे। इसी के साथ में ऑप्शंस की तरह भी देखेंगे तो मोजाम्बिक भी दक्षिण अफ्रीका का देश है और इसमें अभी भारत के विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, उनके द्वारा बूजी पुल का भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। अमेरिका, तो अमेरिका से अभी हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे अमेरिका के द्वारा भी आर्टेमिस जो कि मिशन है, चंद्रयान मिशन, और यहाँ पर एक तो पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति को भेजा जाएगा चंद्रयान सेकंड के लिए। नामीबिया, तो नामीबिया से अभी भारत ने 8 चीते यहाँ पर जो कि लेकर आए थे दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो देखिए, वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल जो कि समूह है, कॉमनवेल्थ जो कि ग्रुप वगैरह हैं, तो उसकी अध्यक्षता करेगा भारत। प्रेसिडेंट इसका भारत है। इसके बाद में जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, उपाध्यक्ष बनाया गया है, वो है नाइजीरिया। वॉशिंगटन डीसी में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं। तो कॉमनवेल्थ राष्ट्रों के वित्त मंत्रियों ने वॉशिंगटन डीसी में आयोजित कॉमनवेल्थ फाइनेंस मंत्रियों की उच्च स्तरीय कार्य समूह बैठक में विश्वव्यापी वित्तीय संरचना के व्यापक सुधार की मांग की है, ताकि जोखिम में पड़े हुए ऐसे देश जिनका कि विकास नहीं हो पा रहा है या फिर वित्त प्रदान करने में सुधार हो सके। तो इसलिए जो कि वित्तीय ढांचे में सुधार के लिए राष्ट्रमंडल समूह की बैठक की आयोजित हुई है। और कॉमनवेल्थ सचिवालय की महासचिव हो जाएंगे पैट्रिसिया स्कॉटलैंड केसी। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रमंडल देश कौन से हैं। जिस प्रकार से कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, तो उस प्रकार से मैं आपको एक बार डिफाइन कर देती हूँ कि जो कि ब्रिटेन शासन के अधीन देश रहे थे, उनको बोला जाता है कॉमनवेल्थ। और इसी प्रकार से ये भी राष्ट्रमंडल समूह भी उन्हीं देशों का समूह है जो कि ब्रिटिश शासन था उस टाइम पे, तो उसके जो कि क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट देश रहे थे, तो वो हैं राष्ट्रमंडल देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ऑयल और अमेरिका स्थित लांचा जेट इंक भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित करेगी? तो देखिए, भारत की इंडियन ऑयल, अमेरिका स्थित लांचा जेट कंपनी, तो यहाँ पर स्थापित करेंगी। ये करेंगी हरियाणा में, हरियाणा के भी पानीपत में। इसमें भारत की दो कंपनियां हैं, एक तो इंडियन ऑयल कंपनी है, उसके बाद में इंडियन ऑयल अमेरिका की है लांचा जेट, और भारत की है जो कि एयरलाइंस। ये तीनों ही इसमें हिस्सेदारी देंगी, इसमें से कि इंडियन ऑयल, लांचा जेट और एयरलाइंस तीनों हिस्सेदारी देंगी। उसके साथ में ही यहाँ पर अभी हरियाणा में इसका जो कि मेन उद्घाटन है वो यहाँ पर किया जाएगा, और 2 करोड़ रुपए की लागत से इसका उद्घाटन किया जाएगा, स्थापना की जाएगी, जो कि हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई स्थापित की जाएगी। तो इसकी स्थापना की क्यों जा रही है कि एक तो ग्रीन हाउस जो कि प्रभाव है, उसके प्रभाव से बचने के लिए, कार्बन उत्सर्जन से बचने के लिए, और यहाँ पर इसकी स्थापना की जा रही है। इसके बाद में ही ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो मुंबई में अभी कल ही जो कि एप्पल का स्टोर जो कि शोरूम है वो मुंबई में भी खोला गया है। जम्मू कश्मीर में तो UAE की कंपनी है MR, उसके द्वारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार मेगा मॉल जो कि परियोजना है उसका उद्घाटन किया गया है। मेगा मॉल यहाँ पर खोला जाएगा जम्मू कश्मीर में। उत्तर प्रदेश में अभी जो कि सैमसंग कंपनी है, उसका यहाँ पर अभी एक कारखाना खुलेगा, मतलब एक स्टोर खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अभी हरियाणा में है जो कि ISA इंडियन सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय है। इसके साथ में ATM जो कि अनाज ATM है, वह भी हरियाणा में स्थित है। और उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र भी हरियाणा में यहाँ पर अभी खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़ा दानकर्ता की सूची में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़ा जो कि दानकर्ता देश रहा है वह है USA। सेकंड नंबर पर इसी स्थान पर है स्वीडन, थर्ड नंबर पर है जर्मनी, एंड फोर्थ पर है इसमें इंडिया। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2005 में, और इंडिया के द्वारा इसमें 1.50 लाख जो कि $1.50 लाख हैं, वो अभी यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस राज्य के वनों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है? तो देखिए, फास्टैग, आजकल फास्टैग भारत के सभी जगहों पर फास्टैग का यूज़ किया जाता है। जो कि टोल टैक्स वगैरह होते हैं वहाँ पर फास्टैग का यूज़ किया जाता है, ताकि वाहनों की लंबी कतार ना लगे, और जो कि देरी वगैरह होती है तो वह इस चीज़ की प्रक्रिया वहाँ पर ना हो। तो अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है नागार्जुन जो कि जो कि वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसके साथ में तेलंगाना में श्री शैलेशम जो कि टाइगर प्रोजेक्ट अभ्यारण्य वगैरह हैं। तो इन दोनों के लिए ही यहाँ पर फास्टैग के द्वारा NHAI राष्ट्रीय भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के द्वारा फास्टैग प्रणाली को लागू किया गया है। और यह भी इसी प्रकार से किया गया है जैसे मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर एक तो देरी ना हो, उसके साथ में भीड़ भाड़ वगैरह ना हो। और यह जो फास्टैग प्रक्रिया आधारित की जाएगी, यह टाइगर प्रोजेक्ट वगैरह हैं जो कि वन्यजीव अभ्यारण्य के जो कि हर एक प्रवेश पॉइंट पर इस प्रकार की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है A व B दोनों। नेक्स्ट को जो कि ऑप्शन है वो है कर्नाटक। तो कर्नाटक में अभी स्थित है बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य।
और यहाँ पर अभी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसके 50 साल पूरे होने पर एक तो स्मारक चिन्ह जो कि जारी किया गया था, उसके साथ में ही जो कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस परियोजना इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसका जो कि पहली बार जो कि इसका संस्थापक देश बना है वो बना है नेपाल। और इसमें 7 प्रकार की जो बड़ी बिल्लियाँ थी, 7 प्रकार की बिल्लियों में वही आ जाते हैं, जैसे तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है और चीता है, बाघ है, लॉयन वगैरह है, ये सारी चीज़ें ही इसमें आ जाएंगी 7 प्रकार के। तो इनको बचाने के लिए, इन प्रजातियों को बचाने के लिए यहाँ पर इस परियोजना को लागू किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, प्रवासी भारतीय सम्मान, प्रवासी कौन से होते हैं? जो खुद के देश से, मतलब जिस देश में हम हैं, भारत के जो कि नागरिक हैं, किसी दूसरे देश में रहते हैं, तो उनको बोलते हैं प्रवासी भारतीय सम्मान। और प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसके साथ में ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो कि गांधी जी थे वो भारत आए थे। तो ये दिया गया है, राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। और राज सुब्रमण्यम कौन है? तो ये हैं जो कि विदेश में रहने वाले भारतीय व्यक्ति हैं और इन्हें फीडेक्स जो कि कंपनी है उसके सीईओ व एमडी हैं राज सुब्रमण्यम, फीडेक्स कंपनी के। कार्तिक सुब्रमण्यम, तो कार्तिक सुब्रमण्यम को अभी नेशनल ज्योग्राफिक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था और इनकी जो शीर्षक था वो था डांस ऑफ द ईगल्स था। आर.वी. प्रसाद को विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है, विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार इनको दिया गया था। C.R. राव को सांख्यिकी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आयोजित बिहू फेस्टिवल के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए, अभी मैंने 2-3 दिन पहले बताया था कि बिहू जो कि फेस्टिवल है वो असम में आयोजित किया जाता है, तो और उसने अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बनाया है असम ने। 11,000 जो कि लोक नृत्य और ढोल वादक इन्होंने डांस किया था एक ही स्टेडियम में आके, और इसे अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो असम में पूर्वोत्तर राज्यों का पहला एम्स भी असम में स्टार्ट हुआ है। उसके साथ साथ में असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, और इनके द्वारा अभी जो कि लाइफ परियोजना थी, लाइफ मिशन था, उसका उद्घाटन भी किया गया था। ऑप्शंस की तरफ अभी देखेंगे तो केरल में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है वो है ओणम, और यहाँ पर इस ओणम को बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल और जल्लीकट्टू। तेलंगाना, तो तेलंगाना में बथुकम्मा फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि फूलों का उत्सव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे एकाकी स्रोत कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो कि एकांकी स्रोत है वो है 1935 का संविधान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या हुई थी कि यहाँ पर 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक जो कि केंद्रीय बैंक है RBI की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। इसके साथ में ही संघीय प्रणाली को भी जो कि स्टार्ट किया गया था, तो वो भी 1935 में स्टार्ट किया गया था। संघीय प्रणाली को स्टार्ट किया गया था 1935 में। और इसके बाद में जो कि भारत का संविधान है, संविधान में अभी प्रेजेंट में कितने अनुच्छेद हैं? तो वो है 395। तो इसमें से कि आधे संविधान जो कि आधे अनुच्छेद थे तो वो सारे 1935 के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद में ऑप्शंस की तरफ अभी देखेंगे तो ब्रिटिश शासन को हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, डिटेल में जानते हैं, तो उसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। USA का बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका का ऐसा जो कि बिल ऑफ राइट्स है कि इसमें जो कि अमेरिका की सरकार थी उस पर पाबंदी लगाई गई थी कुछ एक शर्तों को लेकर के, और उसके साथ में जो अमेरिका के नागरिक थे उनको जितने उनके अधिकार थे उनको सीमित रूप से उनको प्रदान किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो इस एक्ट के माध्यम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार अधिनियम था उसे लाया गया था, और इसमें द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी पहली बार, द्वैध शासन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो देखिए, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? वो है भाग 20 में, अनुच्छेद है 368 इसका अनुच्छेद है, और इसे लिया किस देश से गया है? तो वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, इसे लिया गया है। ये तीनों चीज़ें आपको इसका क्वेश्चन से याद रखनी है। ऑप्शंस की तरफ भी देखेंगे तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हैं 12 से 35 तक दिए गए हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। उसके साथ में ही भाग 21 में
तो भाग 21 में भारत के नागरिकों को जो कि विधि द्वारा स्थापित कुछ प्रक्रियाएं दी गई होती हैं जिससे उनको इन यहाँ पर वंचित नहीं किया जाएगा उनके अधिकारों को लेकर। तो इस प्रकार के दिया गया है भाग 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी। एक बार इधर देखते हैं, 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक हुई थी। गठन हुआ था तो 6 दिसंबर को उसका गठन हुआ था। भारतीय संविधान की बैठक का गठन हुआ था। ऑप्शंस की तरह भी देखेंगे, 26 नवंबर 1949 को तो इसका जो कि संविधान की प्रस्तावना है उसको एकीकृत अंगीकार अधिनियम और आत्मार्पित किया गया था 1949 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया गया था। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था और इस प्रकार से संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आज अपने प्रश्नों की श्रृंखला को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।